बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर अमाज अब्दुल मजीद। आज हम लोग नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये ऑनलाइन सेशन में नाइन्थ क्लास का फर्स्ट लेक्चर है। उम्मीद है कि आप सबको इसकी समझ आएगी। आज हम लोग केमिस्ट्री की डेफिनेशन, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, मतलब उसकी डेफिनेशन को हम लोग डील करते हैं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। मैटर हम लोग कहते हैं ऐसी कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है, उसको हम लोग मैटर यानी मादा कहते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम इसी मैटर की कंपोजिशन मतलब उसकी बनावट, स्ट्रक्चर उसकी साख्त कि वो किस तरह का है, ठोस है या फिर वो लिक्विड है या फिर वो गैस है, उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ मतलब उसकी खसूसियात क्या हैं उनके बारे में, और ये दूसरे मैटर्स के साथ या दूसरे मटेरियल्स के साथ या दूसरे केमिकल्स के साथ वो कौन कौन से रिएक्शन शो करता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टू इट चलते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ, मतलब फ़वाइद की तरफ कि केमिस्ट्री की वजह से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम वगैरह, मेडिसन्स हैं एंड ड्रग्स। ड्रग्स भी हम लोग मेडिसन्स को ही कहते हैं, मेडिसन्स का दूसरा नाम है सोप्स, साबुन वगैरह, डिटर्जेंट्स, ये जो सर्फ वगैरह आप लोग कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो, प्लास्टिक्स, पेंट्स एंड पिगमेंट्स। पेंट्स का तो आप सबको पता ही है, ये जो रंगो रोगन आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, और पिगमेंट्स भी हम लोग रंगों को ही कहते हैं, रंगों की डिफरेंट शेड्स वगैरह। इंसेक्टिसाइड्स मतलब इंसेक्ट्स, हशरात मारने वाली जो दवाएं होती हैं, एंड पेस्टिसाइड्स, और जो पेस्ट मारने वाली जो दवाएं होती हैं जो आप लोग एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, ये सारे फ्रूट्स हैं, मतलब ये सारे जो हैं वो फ़ायदे हैं जो हम लोग केमिस्ट्स की एफर्ट से हासिल करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये केमिस्ट्री के एडवांटेजेस हैं। जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री, तो उसके अंदर आप लोग इसको ब्रीफली लिखेंगे। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके फ़ायदे हों तो उसके नुकसानात भी होते हैं साथ ही। तो हम लोग पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री की वजह से हमें किन किन नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज़, मतलब जैसे जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज़ मतलब केमिस्ट्री की जो सनतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं रोज़ बरोज़, हमारे जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ होती जा रही हैं, तो उनकी वजह से हमें फ़ायदे तो हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ टॉक्सिक वेस्ट, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीले और वेस्ट का मतलब होता है मादे। ठीक है, जहरीले मादे, कॉन्टेमिनेटेड वाटर मतलब गंदा पानी जो इंडस्ट्री से निकलता है वो, एंड पोल्यूटेड एयर, और जो गंदी हवा, केमिकल से भरपूर जो हवा निकल रही है इन्हीं इंडस्ट्रीज से, वो हमारे इर्द गिर्द बहुत सी पोल्यूशन कॉज कर रही है, और ये सारे के सारे नुकसानात हैं केमिस्ट्री के। अब हम लोग चलते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की तरफ कि केमिस्ट्री के कौन कौन से शोबाजात हैं, केमिस्ट्री को आप रीड करके या स्टडी करके कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं। तो जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा राइट ए नोट ऑन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, तो आप इसको कुछ इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि सम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड देयर स्कोप्स, के मुस्तकबिल में इसका आपको किस किस फील्ड में फ़ायदा होगा, आर एज फॉलोइंग, वो हम लोगों ने नीचे लिखे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो फर्स्ट ब्रांच है वो है फिज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिज़िकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन रीड करता हूँ। फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस को थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा है, लेकिन आपकी बुक्स के ऊपर जो जनरल लाइन हर एक ब्रांच के अंदर आपने ऐड करनी है वो आप याद कर लीजिए कि जैसे कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री है तो आपने उसके शुरू में लाइन बनानी है, फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद। ठीक है, यहाँ तक आपने हर एक के अंदर कॉमन लाइन लिखनी है।
तो उसको मैं साथ साथ रीड करता रहूँगा, लेकिन आपने इसको ऐड कर लेना है जब आप लेक्चर नोट कर रहे होंगे। Physical chemistry is the branch of chemistry which deals with the relationship between composition and physical properties of matter along with changes in them। तो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं मैटर की। मतलब मैटर की कंपोजिशन, बनावट क्या है, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब इसके स्ट्रक्चर को लेके या इसकी बैरूनी साख्त को लेके इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, ये सख्त है, नरम है, लिक्विड है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसकी स्मेल कैसी है, टेस्ट कैसा है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं फिजिकल अपीयरेंस को लेके, ठीक है, ज़ाहरी हालत को लेके। उसके बारे में आप इसमें पढ़ते हैं और आप इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से माहौल में तब्दीली आ जाए तो फिज़िकल चेंजेस कैसे आते हैं, इसके अंदर मैटर की जो फिज़िकल हालत है वो किस तरह से तब्दील होती है। इसके बाद मैं अब इसका स्कोप भी डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि शॉर्ट क्वेश्चन में जब आपको पूछा जाएगा डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री या डिफाइन बायोकेमिस्ट्री या फिर कोई भी ब्रांच ऐसी, तो आपको उसका साथ स्कोप या फिर एप्लीकेशन ज़रूर लिखनी होगी, क्योंकि ये रूल है कि कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन जिसके 2 पॉइंट होंगे तो एग्जामिनर आपको आसानी से उसके 2 मार्क्स दे देगा। तो इसकी मैं पढ़ता हूँ इसका स्कोप। प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब एटम का स्ट्रक्चर कैसा है वो। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एटम्स के आपस में मिलने से मॉलिक्यूल कैसे बनता है। बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, मतलब गैसेस भी मैटर हैं, लिक्विड भी मैटर है और सॉलिड्स भी मैटर होते हैं। तो इन सब के बिहेवियर्स कैसे हैं, इन सब के आप कह सकते हैं रवैये कैसे हैं। और टेम्परेचर का और रेडिएशन का, रेडिएशंस हम लोग शुआओं को कहते हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड्स वगैरह, उनका इस मैटर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है। मतलब अगर आप इस मैटर पे या फिर किसी भी मैटर पे रेडिएशंस डालते हैं तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है इनका। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं और इन्हीं फील्ड्स में आप आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट टू इट हम लोग अपनी सेकेंड ब्रांच की तरफ चलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Organic chemistry is the study of covalent compounds of carbon and hydrogen। मतलब हम लोग इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। कोवलेंट कंपाउंड स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जो कि कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं। दो मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ना कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए, उसको हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। तो हम यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन पढ़ते हैं और उनके डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि उनसे जो आगे से मिलके कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम अब इसका स्कोप पढ़ते हैं कि इसका स्कोप किस किस चीज़ में है। तो जाहिर सी बात है कि कार्बन और हाइड्रोजन जिन भी कंपाउंड्स के फार्मूलाज में होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स कहते हैं। तो उन्हीं की तैयारी में को हम लोग जब पढ़ेंगे तो मतलब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। तो स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोल की फील्ड के अंदर पेट्रोल किस तरह से बनता है, उसकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पेट्रोकेमिकल्स, मतलब जब आप पेट्रोलियम को साफ़ करते हैं, उसकी रिफाइनिंग करते हैं तो उसमें से जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कैरोसिन ऑयल है, जेट पेट्रोल है, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो इससे बनती है इसकी रिफाइनिंग से, उसको पेट्रोकेमिकल कहते हैं, नेचुरल गैस वगैरह। एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, हम लोग दवाइयाँ बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लागू करते हैं और वहाँ पे हम लोग जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी किया होता है उन्हीं को हम लोग रखते हैं या फिर उनसे काम लेते हैं। नेक्स्ट टू इट स्टूडेंट्स, थर्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है। बायो मीन्स लाइफ और केमिस्ट्री आपको पता है केमिकल्स, ठीक है, और मैटर का रिलेशनशिप। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो वाले मटेरियल्स, वो वाले केमिकल्स जो कि केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं या परफॉर्म करते हैं हमारे लिविंग बॉडी के अंदर, उनके रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं, उनकी कंपोजिशन को स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। इसकी मैं डेफिनेशन रीड करता हूँ। इट इज़ स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड
केमिकल रिएक्शंस ऑफ द सब्सटेंसेस, ये ऐसे सब्सटेंसेस की कंपोजिशन मतलब बनावट और ऐसे केमिकल्स की या ऐसे सब्सटेंसेस के केमिकल रिएक्शंस की स्टडी है जो कि विच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि जिंदा जानदारों के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट वीट हम लोग इसकी एप्लीकेशंस को डील करते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस, इसके आप कह सकते हैं कि किस किस फील्ड में इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है इस्तेमालात। एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के जो इस्तेमालात हैं आर इन फील्ड ऑफ मेडिसिन, अद्वियात के शोबे में है। फूड साइंसेस, ठीक है, फूड साइंसेस में है, ठीक है। खुराक किस तरह से बनती है, कौन सी खुराक जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जल्दी हज़म हो जाती है, उसके बारे में। एंड एग्रीकल्चर और ज़राअत के शोबे में हम लोग इसको डील करते हैं। आपको पता है कि प्लांट्स आर आल्सो लिविंग, तो उनके अंदर भी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, तो ये सारे के सारे जो हैं बायोकेमिस्ट्री हैं, ठीक है। आगे इसका हम लोग स्कोप पढ़ते हैं, किस किस फील्ड में आप इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर क्या कौन सी चीज़ें बनाने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। सेंसेस एंड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म भी हम लोग कहते हैं चीज़ों का बनना, छोटे रिएक्टेंट से मिलके कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स का बनना। सेंसेस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लाइफ बना रहे हैं, जो कि जिंदा जानदारों की बॉडी में पाए जाते हैं, उनको हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो बनाना है, ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो बनना है, उसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री में डील करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हैं कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स, मतलब चर्बी वगैरह, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, जो इनकी बनावट है उसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री में डील करते हैं। इसके बाद हम लोग अपनी चौथी ब्रांच की तरफ चलते हैं जो कि है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंट आपको पता है माहौल को कहते हैं, तो इसको हम लोग उर्दू में माहौलियाती केमिस्ट्री कहते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसके अंदर हम लोग एनवायरनमेंट के, माहौल के अज्जा के बारे में पढ़ते हैं कि माहौल किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, ये सारे एनवायरनमेंट के कंपाउंड्स हैं। तो इसके अंदर हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, इन्हीं माहौल के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। एंड इम्पैक्ट का मतलब होता है असरात। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब इंसानी सरगर्मियों के असरात क्या हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, इनको हम लोग इस ब्रांच के अंदर डील करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का जो दूसरा पॉइंट है जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है वो है इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत। तो वो कहता है द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस, अगर आपको पता चल जाए कि केमिकल प्रोसेसेस जो कि एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट में हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। इज़ नेसेसरी, ये अहम है या फिर आप कह सकते हैं ये इम्पोर्टेंट है फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। तो पोल्यूशन आप कहते हैं आलूदगी को, तो माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए ये जो प्रोसेसेस की नॉलेज है ये कारआमद साबित होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारी जो चौथी ब्रांच है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। न्यूक्लियर वर्ड जो है वही आपको बता रहा है न्यूक्लियस के बारे में कि ये न्यूक्लियस से डील करती हुई या फिर न्यूक्लियस से मिलती जुलती या न्यूक्लियस के इस्तेमाल वाली केमिस्ट्री है। स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है ये है स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है वो रेडिएशंस निकालता है, शुआएं निकालता है। ऐसा न्यूक्लियस जो स्टेबल नहीं होता, ठीक है, वो रेडिएशंस निकालता है। वो रेडिएशंस जो हैं वो मुख्तलिफ कामों के लिए हम लोग फिर इस्तेमाल कर लेते हैं बाद में। तो यहाँ पे हम लोग लेकिन सिर्फ पढ़ेंगे कि कौन सा न्यूक्लियस किस तरह की रेडिएशंस निकालता है। जैसे स्टूडेंट्स आप लोग जब अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं या फिर आप लोग जब एक्सरे कराने जाते हैं तो वहाँ पे भी रेडिएशंस जो हैं वो डील करती हैं, या रेडिएशंस को यूज़ करते हैं हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट में। तो ये जो रेडिएशंस हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस से ही निकाली जाती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस कैसे रेडिएशंस निकालता है एंड द न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड
प्रॉपर्टीज़। हम लोग मुख्तलिफ न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ और इसकी खसूसियात के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, एक जो एटम है उसके दरमियान में जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। मतलब ये अगर मैं एटम ड्रॉ करूं तो इसके दरमियान में जो इसका हिस्सा है वो इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसके अंदर हम इसी न्यूक्लियस के प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रोसेसेस, जो जो प्रोसेसेस इसके अंदर हो रहे हैं और किस तरह की रेडिएशंस ये निकाल रहा है, उसको हम लोग डील करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसकी एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। तो इट हैज़ इट्स एप्लीकेशन इन द मेडिकल ट्रीटमेंट। हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैंसर की जो है वो ट्रीटमेंट के लिए आपने सुना होगा कि फ़लाँ बंदे को अल्लाह ना करे कैंसर है तो वो जो है वो शुआएँ लगवाने जाता है, ठीक है। तो वो जो शुआएँ लगवाने जाता है वो यही होती हैं, जो रेडिएशंस हैं न्यूक्लियस से निकल रही होती हैं, उनको हम लोग कैंसरस सेल्स को किल करने के लिए, मारने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं तबाह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी आपने एक टर्म सुनी होगी, रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी यही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को महफूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब खुराक में जो बैक्टीरिया हार्मफुल हैं, जो नुकसानदा हैं, उनको हम लोग किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसका जो यूज़ है वो इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है, मतलब बिजली बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर जिधर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ऐसा प्रोसेस, ऐसा आप कह सकते हैं ऑपरेटर्स जिसके अंदर न्यूक्लियर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उनको उनके अंदर से हीट, आपको पता है न्यूक्लियस जब भी रेडिएशंस निकालता है या फिर टूटता है तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा मिकदार में हीट निकलती है। उस हीट को आप यूज़ करके वाटर को बॉयल करते हैं टैंक्स में। उधर से जब वाटर बॉयल होता है तो स्टीम निकलती है। स्टीम्स को जो है वो स्टीम इंजन रन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उधर से हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो बनाते हैं और बिजली जो है ये सस्ती तरीन इस तरीके से बनती है। इसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स अपनी फिफ्थ ब्रांच की तरफ चलते हैं, जो कि है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्री हम लोग, आपको पता है, उर्दू में सन्नत कहते हैं, तो इसको सन्नती केमिस्ट्री, ठीक है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ऐसी शाख विच डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, या केमिकल्स ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं सन्नती पैमाने पर, बड़े पैमाने पर। बड़े पैमाने पर जब आप लोग केमिकल्स को बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बनाना, तो जब आप केमिकल्स को बनाते हैं बड़े पैमाने पर, मतलब बड़े बड़े टैंक्स में या ज़्यादा मिकदार में, बल्क में, तो उसको आप लोग कहते हैं, हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को जो है अप्लाई करके तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का काम कर रहे हैं, ठीक है जी। इसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग चलते हैं इसकी एप्लीकेशंस की तरफ। तो इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स, मतलब जो बेसिक बुनियादी केमिकल्स हैं उनको बनाने में इसका किरदार है, इसका इस्तेमाल है। ये जो बेसिक केमिकल्स हैं इनके अंदर ऑक्सीजन है जो कि आप लोग सांस लेने में जो है इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्लोरीन है जिसको आप लोग सफाई वगैरह के लिए Cl को इस्तेमाल करते हैं, स्विमिंग पूल्स को साफ़ करने के लिए, जर्म्स को किल करने के लिए। वॉशिंग सोडा जो आप घरों में सर्फ इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने के लिए, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। और उसके बाद अमोनिया बनाने के लिए जिसका फार्मूला NH3 है, और सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल, जिनको आप लोग बाद में मुख्तलिफ जो है कामों के लिए, आमतौर पे हम लोग सफाई वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे केमिकल्स जो हैं वो हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का नॉलेज अप्लाई करके ही लगाते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्स्थ वन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये 9th क्लास की बुक में लास्ट ब्रांच है, लेकिन वैसे तो केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ उसने 6 ही दी हुई हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ ए सैम्पल। इसके अंदर हम सेपरेट करते हैं, मतलब अलहदा करते हैं, और एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का तज्जिया करना या फिर उसको जो है वो देखना, एनालाइज करना, उसका मुशाहदा करना, ठीक है। तो हम लोग अलहदा करते हैं और मुशाहदा करते हैं किसका स्टूडेंट्स, सैम्पल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। जो आपको सैंपल दिया होता है कि इसका एनालिसिस करें या फिर इसकी सेपरेशन करें, तो आप उसको पहले उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे मुख्तलिफ केमिकल्स के ज़रिए। उसकी जो है आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो हार्मफुल हैं इस सैंपल में और कौन से फ़ायदेमंद हैं। स्टूडेंट, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कि जूस इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जूस प्रोड्यूस करती हैं। तो आप लोग कोई भी जूस उठा के उसके कंपोनेंट्स को समझ लें कि जूस जो है वो एक सैंपल
सैंपल है, तो उसके सैंपल, उस सैंपल में से आप लोग उसके कंपोनेंट्स, उसके अज्जा जो हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्लेवर्स हैं, उसके अंदर कलर्स हैं, तो उन सबको आप अलग-अलग करके उसका एनालिसिस करें, मतलब उसकी आप लोग जो है मुशाहदा करें, उसके देखें आपके कौन से प्रोडक्ट इसके अंदर जो हैं वो हार्मफुल हैं। फिर आप उनकी एक लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद फिर आप अप्रूव करेंगे कि ये जो ड्रिंक है ये हार्मफुल है इंसान के लिए या फिर फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस हम लोग इस केमिस्ट्री को, जो कि इस सारे प्रोसेस को डील करती है, उसको हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेपरेशन जो है कंपोनेंट्स की वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती है। वो क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए हो सकती है या दूसरे बहुत से मेथड्स हैं उनके ज़रिए हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब इसका स्कोप पढ़ते हैं कि इसका स्कोप किस फील्ड में है। तो इसका स्टूडेंट स्कोप है फूड में, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फूड के अज्जा को अलहदा करने के लिए कि और ये फाइंड करने के लिए कि कौन से फ़ायदेमंद हैं, कौन से नुकसानदाह हैं, तो उसके अंदर हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री का नॉलेज जो है वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स वाटर के अंदर हार्मफुल केमिकल्स वगैरह को देखने के लिए क्लिनिकल एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस, मतलब क्लिनिकल एनालिसिस का यही मतलब है कि मुख्तलिफ सैंपल आपको दिए जाते हैं, वो स्टूल सैंपल हो सकते हैं, यूरिन सैंपल हो सकते हैं, तो उनके कंपोनेंट्स को अलहदा करके आप देखते हैं कि कौन कौन से केमिकल्स इसके अंदर पाए जा रहे थे। उसके बाद स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल एनालिसिस के लिए एनवायरमेंट्स के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के हम लोग अज्जा को देखते हैं कि इसके अंदर कोई पोल्यूटेंट ऐड तो नहीं हो गया, ठीक है। तो ये सारा नॉलेज जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा पहला लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। और स्टूडेंट्स, अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई भी थोड़ी सी या ज़्यादा जो भी परेशानी हो या आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका जो है तसल्ली बख्श जवाब जो है वो दूंगा, ठीक है। जितना जल्दी हो सका आपका जवाब मैं देकर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा जो लेक्चर है वो पसंद आया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स।